नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेपोलियन के पतन के बाद क्या स्थिति बनी, उस स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और वो स्थिति कहलाई है अनुदारवाद का युग या एज ऑफ कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद का युग। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की समस्याएं, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की समस्याएं, नेपोलियन के पतन के बाद नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं ने यूरोप के जो विजित देश थे, विजित राष्ट्र थे, उनमें वो चिंतित हो गए। वाटरलू के मैदान में जिन राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी वह क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो व्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और उसको सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध थे। सभी विजय राष्ट्र के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि किन उपायों से क्रांति की भावना का दमन किया जा सकता है। नेपोलियन ने पुराने राजवंश को नष्ट कर दिया था और उन पर जो है नेपोलियन संबंधी अथवा सेना नायक शासन कर रहे थे। नेपोलियन के पतन के बाद समस्या यह थी कि इन विभिन्न राज्यों में कैसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, यह महत्वपूर्ण समस्या थी। लेकिन क्रांति की भावना को कुचलने के लिए तो सभी राष्ट्र सहमत थे, लेकिन इन राज्यों में शासन व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में सभी में जो है अलग अलग विचार थे, अलग अलग मतभेद थे। इसके अलावा विभिन्न राज सियासनों के संबंध में विभिन्न राजवंशों के दावों पर भी गंभीर विचार करना था और ये भी निर्णय लेना था कि किस दावेदार को कौन सा राज्य दिया जाए। मित्र राष्ट्रों के सामने चर्च की पुनर्व्यवस्था का भी प्रश्न था कि चर्च को दोबारा जो है किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। इसमें जो है इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। वो सभा वियना कांग्रेस, एक सम्मेलन आयोजित किया गया वियना में, वियना कांग्रेस के नाम से। इन सभी समस्याओं की पृष्ठभूमि में जो है वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सितंबर 1814 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन एल्बा से नेपोलियन के पुनः आगमन के कारण सम्मेलन की कार्यवाही में बाधा पैदा हो गई और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का अंतिम रूप से पतन हुआ। इसी के दौरान जो है 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का पतन, नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन हुआ। दूसरी ओर युद्ध में कुछ ही दिन पहले जो है 9 जून 1815 को कांग्रेस ने अपने निर्णयों पर हस्ताक्षर कर दिए और वियना कांग्रेस के निर्णयों से ही 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राज व्यवस्था की आधारशिला रखी गई इस वियना कांग्रेस में। अब कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांत क्या थे? कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांत, कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांत, वियना में जो कांग्रेस आयोजित की गई है उसने जो है
क्या सिद्धांत निर्धारित किए? इसमें कोई निश्चित कार्यनीति नहीं होने के कारण सभी राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सम्मेलन असफल हो जाएगा। सभी राज्यों ने अपने स्वार्थ को नियंत्रित करते हुए सम्मेलन में निर्णायक मौलिक सिद्धांत की एकता स्वीकार की। इसका फलस्वरूप जो है वियना सम्मेलन में 3 मार्गदर्शक सिद्धांत स्वीकार किए गए। इस वियना सम्मेलन में अब 3 सिद्धांत कौन कौन से स्वीकार किए गए? वो 3 सिद्धांत थे। एक तो था वैधता का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, और दूसरा था शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत था पुरस्कार व क्षतिपूर्ति, पुरस्कार व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इस वियना सम्मेलन में 3 सिद्धांतों पर स्वीकृति हुई सभी राष्ट्रों के बीच में। यह वैधता सिद्धांत क्या है? यह टेलेरा द्वारा प्रतिपादित और मेटरनिक द्वारा समर्थित सिद्धांत था। इसका अर्थ ये था कि जो शासक नेपोलियन द्वारा गद्दी से हटा दिए गए थे उन्हें वैधता और न्याय के आधार पर उनके राज्य अधिकार वापस मिलने चाहिए। ये वैधता का सिद्धांत था और इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रांस के शासक लुई 18वें को मान्यता प्राप्त हुई। स्पेन, नेपल्स, सिसिली, इनमें जो है बुर्बो वंशीय शासकों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। हॉलैंड पर ऑरेंज वंश का और अन्य प्राचीन राज्यों पर वहाँ के पुराने राजवंशों का अधिकार पुनः स्थापित हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार, वैधता के सिद्धांत के अनुसार। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलेरे, इसकी नीति का मुख्य अंग था ये, और इसके मूल में यह धारणा थी कि यूरोप की प्रादेशिक व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि यूरोप का कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं हो ताकि जो है दूसरे राज्यों के लिए वो खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन के सिद्धांत में सुरक्षा की भावना निहित थी और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के चारों ओर बेल्जियम, हॉलैंड, प्रशा, सार्डिनिया, इनके शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की गई और जर्मनी का इस प्रकार से पुनर्गठन किया गया कि फ्रांस अचानक शक्तिशाली राज्य नहीं बन सके। इटली में ऑस्ट्रिया, पोप तथा बुर्बो वंश की यह प्रभुता पुनः स्थापित हो गई ताकि वहाँ राष्ट्रीयता की भावना का प्रोत्साहन नहीं मिल सके। इस प्रकार से यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। और तीसरा सिद्धांत था पुरस्कार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जिन राज्यों ने नेपोलियन की शक्ति को समाप्त करने में मित्र राष्ट्रों का सहयोग दिया था वे इसके बदले में कुछ पुरस्कार की आशा कर रहे थे और वे चाहते थे कि इन राज्यों ने नेपोलियन को सहयोग दिया था तो उन्हें दंडित किया जाए। और इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रांस की सीमा का पुनर्निर्धारण करते समय रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा को नेपोलियन के साम्राज्य के हिस्से दे दिया गया। यह वियना कांग्रेस के सिद्धांत थे। अब वियना कांग्रेस के निर्णय क्या रहा? तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वियना कांग्रेस के विभिन्न देशों के लिए अलग अलग निर्णय दिए गए, प्रादेशिक व्यवस्थाएं दी गई और यह प्रादेशिक व्यवस्थाएं इस प्रकार से थी। अब क्या निर्णय रहे? फ्रांस के लिए क्या निर्णय रहा? फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के काल में जितने प्रदेश फ्रांस ने अपने राज्य में मिला लिए थे वह सभी प्रदेश छीन लिए गए और फ्रांस की सीमाएं वही निर्धारित की गई जो क्रांति से पहले थी। फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश की स्थापना हो गई और लुई 18 को फ्रांस का शासक बना दिया गया। ये तो फ्रांस के लिए। ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया से बेल्जियम का प्रदेश ले लिया गया और इसके बदले से उसे जो है इटली में वेनेशिया, लोम्बार्डी और इलिरिया के प्रदेश दिए गए। उसे डालमेशिया और कटोरा का बंदरगाह भी प्राप्त हुआ। इससे इटली में ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ गया और उसके समुद्र तट भी जो है उसे प्राप्त हो गए। इसके अलावा बवेरिया से टाइरोला और बाल्जबर्ग प्राप्त हुए और पोलैंड में पूर्वी गैलेशिया प्राप्त हुआ। नवनिर्मित जर्मन संघ की राष्ट्रसभा का अध्यक्ष भी ऑस्ट्रिया को बनाया गया। यह निर्णय ऑस्ट्रिया के हित में हुए। प्रशा को अनेक प्रदेश दिए गए।
राइन नदी का पश्चिम प्रदेश अब प्रशा को दे दिया गया। सैक्सनी राज्य का आधा भाग भी प्रशा को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उसे बर्ग की डची और वेस्टफेलिया को डची का ही भाग प्राप्त हुआ। हाँ, ये इसको अब जर्मनी के 39 राज्यों का एक जो है शिथिल जर्मन संघ बनाया गया और इसी जर्मन संघ की एक केंद्रीय राष्ट्रसभा बनाई गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया था। प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना निश्चित की गई और प्रत्येक राज्य को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। किन राज्यों को आपस में युद्ध करने और बाहरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मन राष्ट्रवादियों को इस व्यवस्था में बड़ी निराशा हुई क्योंकि संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। यह है इटली के लिए क्या निर्णय लिया गया, तो इटली के विभिन्न राज्य जो थे उन्हें पुनः स्थापित किए गए। सार्डिनिया के साथ पिडमांट जिनोवा सेवाओं को मिलाकर के फ्रांस की सीमा पर एक शुद्ध राज्य स्थापित किया गया। बुर्बोंश के फर्डिनेंड सप्तम को सिसिली व नेपल्स का राज्य दिया गया और पोप के प्रदेश पुनः पोप के अधीन कर दिए गए। परमा और पियोकेंजा गोस्टाला की डची नेपोलियन को महारानी मेरिया लुइसा को और इसके जीवन काल के लिए प्रदान किया गया। टस्कनी और मेडोना दोनों ही राज्य ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार को दे दिए गए। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। इस प्रकार इटली में ऑस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित हो गई। हॉलैंड के लिए क्या निर्णय हुआ, तो उत्तर में फ्रांस पर नियंत्रण रखने के लिए हॉलैंड को शक्तिशाली बनाया गया। इसके लिए बेल्जियम को, जो ऑस्ट्रिया का एक प्रांत था, हॉलैंड में मिला दिया गया तथा लग्जमबर्ग का क्षेत्र भी उसमें मिला दिया गया और ऑरेंज राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेकर के रूस को दे दिया गया और पश्चिमी पोमेरियान का प्रदेश प्रशा को सुपुर्द कर दिया गया। नॉर्वे पहले डेनमार्क के अधीन था किंतु नेपोलियन की सहायता करने के दंड स्वरूप जो है उसे नॉर्वे छीनकर स्वीडन को दे दिया गया और इस प्रकार स्वीडन और डेनमार्क दोनों को ही निर्बल बना दिया गया। पोलैंड को 3 भागों में बांट दिया गया। रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा इनको दे दिया गया। पोलैंड का मुख्य भाग रूस को दिया गया और पोसन और मार्न डॉस्टिन्सन के प्रदेश प्रशा को दिए गए और दक्षिणी गैलिशिया और ऑस्ट्रिया को दिए गए। स्विट्जरलैंड में फ्रांस के 3 अतिरिक्त कैंटन को जोड़ करके 22 कैंटनों का एक संघ बनाया गया जिससे उसके राज्य का विस्तार हुआ और उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। उसकी तटस्थता और स्वतंत्रता का उत्तरदायी यूरोप के बड़े राज्यों ने अपने ऊपर ले लिया। रूस, पोलैंड में स्थित पोसेन के गैलिशिया के भाग को छोड़कर के शेष पोलैंड रूस के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा फिनलैंड और बसेरिया पर भी रूस का अधिकार मान लिया गया। इस व्यवस्था से रूस का यूरोप में काफ़ी प्रभाव बढ़ गया। स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन से ट्रिनिडाद लेकर के ब्रिटेन को दिया गया और स्पेन में बुर्बोवंश फर्डिनेंड सप्तम का शासन पुनः स्थापित किया गया। पुर्तगाल ने अंग्रेज़ों की बड़ी सहायता की थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिया गया, केवल वहाँ जो है जॉन चतुर्थ का शासन पुनः स्थापित कर दिया गया। ब्रिटेन, वियना सम्मेलन में सबसे अधिक लाभ जो है ब्रिटेन को मिला। फ्रांस से माल्टा, सांता लूसिया, टोबैको, मॉरिशस के क्षेत्र लेकर के ब्रिटेन को दिए गए और स्पेन से ट्रिनिडाद प्राप्त हुआ। हॉलैंड से श्रीलंका और केप ऑफ गुड होप मिला। डेनमार्क से हेलिगोलैंड और आयोनीन द्वीप समूह का संरक्षण प्राप्त हुआ और इन सभी क्षेत्र के मिलने से ब्रिटेन एक श्रेष्ठ औपनिवेशिक शक्ति बन गया। वियना सम्मेलन में उसे जो द्वीप मिले उसमें भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर और एल्बा के समुद्र तटों में ब्रिटेन की समुद्री शक्ति सुरक्षित हो गई। ये जो कांग्रेस के निर्णय थे। अब कांग्रेस के और अन्य निर्णय क्या रहे, जिसमें एक तो दास व्यापार के विरुद्ध ये प्रस्ताव पास किया गया और दास व्यापार को जो है विश्व सभ्यता और मानव अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए इसे अनैतिक और अमानवीय घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रस्ताव जो है कागजों में ही रहे, व्यापार का अंत करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। दूसरा, यूरोप के कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय विधान बनाने का प्रयास किया और इन विधान में युद्ध और शांति के काल में व्यापार, बड़ी नदियों में वाणिज्य, नौका चालन के नियम और राज्यों में पारस्परिक संबंधों के नियम का समावेश किया गया।
यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई जिसे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहते हैं। यह निर्णय जो है यूरोप की वियना कांग्रेस में लिए गए। अब वियना कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा। अब समीक्षा में जो है यूरोप की जनता की इस सम्मेलन में बड़ी आशाएं थी, ये जो सम्मेलन हुआ था, लेकिन कांग्रेस के निर्णय से सभी को निराशा हाथ लगी। इसकी तीव्र आलोचना की गई। सम्मेलन के सचिव जेंटज ने तो यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य ये था कि विजय राष्ट्र पराजित राष्ट्रों की लूट खसोट को वापस में बांट ले। वस्तुतः यह सम्मेलन शक्तिशाली राष्ट्रों का एक सम्मेलन था। बड़े राष्ट्रों को केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखा था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के सामने उन्होंने जनसाधारण के हितों को और उनके अधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा है। इसमें जो है इस प्रकार से इस वियना सम्मेलन की आलोचना की गई कि एक तो राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा की गई इस सम्मेलन में, वियना कांग्रेस में। वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र की राष्ट्रता की भावना की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। इसमें वियना सम्मेलन कुलीन वर्ग के लोगों का सम्मेलन था ये, और वे लोग राष्ट्रीय और जनतंत्र के आदर्शों को जो है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा की थी समझने और असमर्थ थे और पूर्ण रूप से घृणा करते थे। उन्होंने यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए उससे संबंधित जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना थी। बेल्जियम और हालैंड जो भाषा और धर्म की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे, इनको जो है मिला दिया गया। इसी प्रकार से समान भाषा संस्कृति वाले नॉर्वे को डेनमार्क से अलग कर दिया गया, स्वीडन में मिला दिया गया, और पोलैंड की राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा करते हुए उसका विभाजन कर दिया गया है। इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय भावना की उपेक्षा हुई इसमें। दूसरी आलोचना, जनता के मत की अवहेलना की गई। सम्मेलन में जनता की भावनाओं की सर्वत्र सभी जगह जो है अवहेलना हुई। राज्यों के शासन परिवर्तन में जनता की इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। वियना सम्मेलन में जनता कोई प्रतिनिधित्व नहीं बुलाया गया ताकि अपनी इच्छा व्यक्त कर सके, और राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते समय जनता की इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। सम्राट के स्वार्थ और लाभ को ही ध्यान में रखा गया। शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आड़ में उन्होंने गतिशील सामयिक विचारधाराओं के विरुद्ध कार्य किया। इसके अलावा प्रतिक्रियावादी नीति का प्रभाव, सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही में प्रतिक्रियावादी नीति का बोलबाला रहा, जिसका प्रतिनिधि जो है मेटरनिक ने रखा था। क्रांति से उत्पन्न नवीन प्रवृत्तियों का दमन करना ही सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था। इसके लिए जो है उन्होंने प्राचीन राजवंशों की पुनर्स्थापना की। कांग्रेस का विचार भी प्रतिक्रियावादी था कि यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय प्राचीन राजवंशों का पुनरुद्धार किया जाए। तो यूरोप की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए जो आधार बनाया गया वह प्रतिक्रियावादी और त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा क्रांति की भावनाओं की उपेक्षा की गई। वियना कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल यह की कि उसने क्रांति के कारण उत्पन्न समस्त भावना और प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर दी। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और जनता की संपूर्णता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और यह सिद्धांत जो है जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन सम्मेलन के नेताओं ने इन विचारों की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता जैसे उच्च आदर्श से वे घृणा करते थे। अले कांग्रेस द्वारा क्रांति की भावना की उपेक्षा की गई। यह वियना कांग्रेस का था ये। उसके बाद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, यह तो थी वियना कांग्रेस, और वियना कांग्रेस के बाद जो है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित यूरोपीय व्यवस्था यूरोप के इतिहास में की जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी है। इस व्यवस्था को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति की योजना थी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में पहली जो है महत्वपूर्ण कदम था ये। और इसकी स्थापना रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने मिलकर की थी। कैटलबी ने इसके बारे में लिखा है कि वियना की संधियों के पालन की गारंटी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने
सभी के हृदयों में ऐसी इच्छा जागृत कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए और कुछ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सबकी पारस्परिक सुरक्षा हो सके। इस इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में यूरोप की स्वेच्छाचारी शासकों ने, जो यूरोप के अधिपति थे, उस शताब्दी का सबसे अनोखा राजनीतिक प्रयोग किया। यूरोप में संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण एक व्यावहारिक कदम था। इसकी स्थापना क्या कारण रहा है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के? इसकी स्थापना की क्यों जरूरत पड़ी? इसमें है एक तो वियना सम्मेलन की राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव किया कि यदि सम्मेलन द्वारा किए गए परिवर्तन को स्थायित्व देना है और यूरोप को बाह्य युद्ध की संभावना से बचाना है तो उसे संगठित रूप से रहना होगा। उन्हें यह डर था कि फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था पुनः भंग नहीं हो जाए। अतः यूरोप के सभी शासक स्थायी शांति की इच्छा रखते थे, पहली बात। दूसरी बात, यूरोप के कुछ भागों में राष्ट्रीय जागृति से प्रभावित क्रांति विरोधी तत्व बदले की भावना से प्रेरित होकर के हिंसात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे और क्रांति द्वारा उत्पन्न उदारवाद की लहर बड़ी तेजी से फैल रही थी। धार्मिक क्षेत्र भी इस प्रतिक्रिया से अछूता नहीं था। सभी जगह जो अव्यवस्था, अराजकता और विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। निरंतर लंबे युद्ध के कारण चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। जनजीवन, उद्योग, व्यापार यह अस्त व्यस्त हो गया था और बेकारी की समस्या उठ खड़ी हुई थी तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था। अव्यवस्थापूर्ण स्थिति के कारण यूरोपीय राज्यों के समक्ष नवनिर्माण का कार्य भी था। नवनिर्माण तभी संभव था जब यूरोप में शांति जो है वो स्थायी रूप से स्थापित होगी, तब जाके नवनिर्माण होगा। इस वजह से भी इसकी स्थापना की गई। तीसरी बात, मित्र राष्ट्रों ने पारस्परिक सहयोग और संगठन के बल पर ही नेपोलियन को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। शामों की संधि द्वारा रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की एक महान मित्रता का निर्माण हुआ तथा वे निश्चय कर चुके थे कि आगामी 20 वर्षों तक वे पारस्परिक सहयोग बनाए रखेंगे और उन्हें जो है फ्रांस की ओर से अभी भी पुनः क्रांति की आशंका थी। फ्रांस की ओर से कि फ्रांस के जो है कहीं जो है वापस दोबारा क्रांति नहीं कर दे। अतः एकीकरण की यह भावना बनाए रखने के लिए पारस्परिक सहयोग आधारित संगठन बनाने की जरूरत थी। चौथी बात, यूरोप के शासकों ने व्यक्तिगत स्वार्थों की दृष्टि से भी पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी। राष्ट्रीयता की भावना और प्रजातंत्र के सिद्धांत का प्रसार बढ़ता जा रहा था। इटली, जर्मनी, पोलैंड, बाल्कन, इन राज्यों का उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रतिक्रियावादी एक निरंकुश शासक को इन नवीन प्रवृत्तियों के कारण भय उत्पन्न हो गया था। मेटरनिक राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक भावनाओं का कट्टर शत्रु था ये मेटरनिक, और उन्हें राजतंत्र का प्रबल शत्रु मानता था। यूरोप के अन्य शासक भी उसके विचारों से प्रभावित थे। अन्य शासक भी जो है उससे प्रभावित थे। इसलिए सभी राष्ट्रीयता और उदारवाद की भावनाओं का दमन करने के लिए पारस्परिक सहयोग चाहते थे और इस पारस्परिक सहयोग के कारण जो है सहयोग की भावना से प्रेरित होकर के यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए 2 योजनाएं बनाई गई। अब 2 योजनाएं क्या बनाई गई? एक तो बनाई गई, पहली तो है पवित्र मैत्री। पवित्र मैत्री बनाई गई पहली। प्रथम बनाई गई पवित्र मैत्री, जिसका प्रस्ताव रूस के जार जो है एलेक्जेंडर प्रथम ने दिया था। और दूसरी बनाई ये चतुराष्ट्र मैत्री। दूसरा चतुराष्ट्र मैत्री, यह चतुराष्ट्र मैत्री बनाई गई, जिसका प्रस्ताव जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री केसलर ने इसका समर्थन किया। इन दोनों योजनाओं के आधार पर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण हुआ। ये यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इसमें पवित्र मैत्री क्या है? तो पवित्र मैत्री की योजना सैद्धांतिक दृष्टि से बड़ी उदार थी है,
किंतु व्यावहारिक रूप से पवित्र संघ के सदस्यों की गृह और विदेश नीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पवित्र मैत्री के सदस्यों ने प्रजातांत्रिक आंदोलन को खूब दबाया। उन्होंने पवित्र मैत्री की घोषणाओं के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया और यह घोषणा केवल आदर्श बनी रही। इस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र ही इसकी आलोचना करने लगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलर का कहना था कि इसमें व्यर्थ की बकवास के अतिरिक्त सारभूत कुछ भी नहीं। मेटरनिक इसे केवल शब्द बाहुल्य और बड़ी दिखने वाली निरर्थक योजना समझता था। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने तो रूस के जार से यह स्पष्ट कहा था कि वह इससे कुछ नहीं समझ पाया। यदि योजना राजनीति से संबंधित है तो इसके बारे में अपने चांसलर से पूछेगा और यदि कोई धार्मिक अभिप्राय है तो अपने पादरी से राय लेगा इसके बारे में। पवित्र मैत्री की स्थापना यद्यपि यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों को कोई लाभ नहीं मिला, किंतु भविष्य में उसकी विचारधाराओं से अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रेरणा मिली इस पवित्र मैत्री की वजह से। उसके बाद यह चतुराष्ट्र मैत्री, जहाँ नैतिकता और धार्मिकता को उद्घोषित करने वाली पवित्र मैत्री का निर्माण हुआ, वहाँ उसी अवधि में एक राजनीतिक गुट का जन्म हुआ जो चतुराष्ट्र मैत्री के नाम से जाना गया। और इसका प्रवर्तक जो है मेटरनिक था, जो रूस के जॉर्ज की तरह कल्पना की दुनिया में विचरण करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके विचारों में व्यावहारिक कार्यक्रम था। मेटरनिक का प्रस्ताव पर 20 नवंबर 1815 को वियना सम्मेलन के 4 बड़े राज्य रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, इनने जो है समझौते द्वारा चतुराष्ट्र मैत्री की स्थापना की और यह मैत्री बहुत समय तक यूरोप के राजनीतिक मामलों का संचालन करती रही और चतुराष्ट्र मैत्री के आधार पर ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके क्या उद्देश्य थे चतुराष्ट्र मैत्री के? चतुराष्ट्र मैत्री के उद्देश्य, जिसमें शाम और वियना के सिद्धांत का आधारित व्यवस्था का पालन करना और यूरोप को राजनीतिक स्थिरता और शांति को सुरक्षित रखना, पहला उद्देश्य। दूसरा, फ्रांस के साथ की गई पेरिस की द्वितीय संधि का पालन करना। तीसरा उद्देश्य, यूरोप की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए शांतिमय साधनों का प्रयोग करना। चौथा, यदि किसी राज्य की आंतरिक समस्याओं के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो अन्य राज्यों द्वारा उस राज्य के आंतरिक मामलों में शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करना। पांचवा उद्देश्य, नेपोलियन उसके किसी संबंधी को फ्रांस का राजा बनने से रोकना। और छठा उद्देश्य, विश्व कल्याण के लिए चारों राज्य में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेन के बीच स्थापित घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर शासकों और अन्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करना। और सातवां उद्देश्य रहा कि क्रांतियुक्त राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करना, निरंकुश शासकों के अधिकारों को स्थायी बनाए रखना। यह इसके उद्देश्य थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था या कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब चतुराष्ट्र मैत्री की समीक्षा। चतुराष्ट्र मैत्री जो बनाई गई उसकी क्या समस्या रही है, इसमें चतुराष्ट्र मैत्री समीक्षा में यह व्यवस्था जो है पवित्र मैत्री से भिन्न थी, क्योंकि इसके अंतर्गत शासकों के भातृत्व के स्थान पर बड़े राज्य हैं, जिनके राजदूतों की पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई थी जो वियना और पेरिस की संधियों संबंधित विचार विमर्श कर सके, इनका अधिनायकवाद स्थापित हुआ। और ये व्यवस्था पवित्र मैत्री की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक थी, क्योंकि इसके द्वारा वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित प्रादेशिक व्यवस्था की अखंडता और शासकों की प्रभुता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। यूरोप की 4 बड़ी शक्तियों का यह संगठन लगभग 25 वर्षों तक यूरोप के राजनीतिक रंगमंच पर छाया रहा। इस व्यवस्था में यह निश्चय किया गया कि यूरोपीय समस्याओं पर विचार करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए यह राज्य समय समय पर सम्मेलन किया करेंगे और इस व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो इसलिए इस चतुराष्ट्र मैत्री को सम्मेलनों द्वारा कूटनीति भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था ने जो है जिस सम्मेलन प्रणाली को, यह चतुराष्ट्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो चतुराष्ट्र को जो है
सम्मेलनों द्वारा कूटनीति, सम्मेलनों द्वारा कूटनीति, इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। इस व्यवस्था ने जिस सम्मेलन प्रणाली को जन्म दिया वही आगे चल करके राष्ट्र संघ का आधार बनी है। यही जाकर के आगे चल करके राष्ट्र संघ का आधार बनी। ब्रिटेन का विदेश मंत्री इस व्यवस्था को यूरोप की सुरक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था तथा शांति की गारंटी समझता था। इस व्यवस्था में केवल यूरोप की शक्तिशाली शक्तियां ही सम्मिलित थी, अतः छोटे राज्यों ने इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण कहा और उनका ये कहना था कि इन 4 शक्तिशाली राज्यों के नियंत्रण और नेपोलियन की निरंकुशता में कोई अंतर नहीं था। फिर भी यह संगठन विविध कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभावशाली ढंग से कार्य करता था। आगे चलकर कांग्रेस प्रणाली में मेटरनिख का प्रभाव बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि उदारवाद का समर्थक जार अलेक्जेंडर प्रथम, जो उदारवाद का समर्थन करता था, भी जो है उसका अनुयायी बन गया और प्रशा ने भी उसकी नीति का समर्थन किया। जब रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के शासकों ने अपने प्रतिक्रियावादी सिद्धांत के आधार पर अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो ब्रिटेन की ओर से यह कैसलर ने इसका विरोध किया और उसका कहना था कि चतुराष्ट्र मैत्री निर्माण दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान नहीं करती है। इसके विपरीत रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के प्रतिनिधियों का कहना था कि यूरोपीय देशों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशांत वातावरण उत्पन्न करने वाले किसी भी देश की आंतरिक घटना में हस्तक्षेप किया जा सकता है, एक का यह मानना था। तो अतः प्रारंभ से ही जो है यह चतुराष्ट्र मैत्री के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गया और जहाँ तक यूरोप में शांति बनाए रखने का प्रश्न था उसमें तो कोई मतभेद नहीं था, लेकिन शांति बनाए रखने के उपाय जो थे वो उनमें जो है एकमत नहीं थे। चतुराष्ट्र मैत्री ने मतभेद की परिस्थितियों में कार्य प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप उनके मतभेद बढ़ते गए और जब कभी सम्मेलनों में मतैक्य का प्रयास किया गया तो बड़े राष्ट्रों की भिन्नता खड़ी हो जाती और अंत में 1825 में तो चतुराष्ट्र मैत्री सर्वथा प्रभावहीन हो गई और वास्तव में ब्रिटेन ने इसके साथ पूर्ण सहयोग नहीं किया। वह केवल सीमाओं को स्थायी रखने और नेपोलियन के किसी संबंधी को फ्रांस का अधिनायक बनाने से रोकने के लिए ही तैयार था, अन्य कोई बात उसे स्वीकार नहीं थी। इस व्यवस्था से मौलिक दोष केवल यही था कि इसके द्वारा यूरोप में एक सत्तात्मक शासन करने का बोलबाला हो गया, जिससे प्रजातांत्रिक भावनाओं को ठेस पहुंची और यूरोप के छोटे छोटे राज्य की इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होने के कारण उनमें जो है असंतोष बना रहा। यह चतुराष्ट्र मैत्री, यह जो संगठन बनाया गया, चतुराष्ट्र मैत्री की समीक्षा थी है कि चतुराष्ट्र मैत्री जो है किस प्रकार बनी, बाकी यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की कार्यप्रणाली किस प्रकार की रही, बाकी हम जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।